हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो जो दोस्तों लगातार पेपर चल रहा है अग्निवीर वाले सभी एस्पिरेंट्स का, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ें आसान हो जाए, है ना। तो जिसके तहत ये सीरीज चालू थी, और चूँकि साइंस का अपना जो है पूरा वेटेज है 15 क्वेश्चन का, तो साइंस पर ही ज़्यादा बात कर रहे हैं। और हम लोग इस समय उस प्रश्नों पर बात कर रहे हैं जो थोड़े से ज़्यादा जो है लेवल के हैं, समझ रहे ना। और सामान्य क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत टफ नहीं पूछा जा रहा। लगातार 2-3 दिन से एग्ज़ाम चल रहा है ना। तो इसी के तहत हालांकि जो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। और बाकी जो है अभी तो ये समर्पित है अग्निवीर के लिए। अग्निपथ सीरीज जो है ये चल रहा है। तो इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिएगा, और आपको एंड स्क्रीन में मिल सकता है, या आप देख लेंगे पूरा इसका जो है प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, कोशिश करूंगा साथ साथ में याद होता जाए, और इसके साथ साथ जो अन्य जो हम लोग बातें करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल आवश्यक होता है। तो क्वेश्चन ये तो ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन यही बन जाएगा। हालांकि मैं पिछले कई सारे वीडियोज़ में 2 बार या इससे अधिक बार चर्चा कर चुका हूँगा कि कौन किस रूप में स्टोर रहता है। तो प्रोटीन किस रूप में स्टोर रहता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की थी। तो प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में स्टोर रहता है। लेकिन बात यह है कि प्रोटीन बनने, जब वापस प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो इसमें 20 अणुओं की आवश्यकता होती, तब एक बार प्रोटीन बनता है। और देखिए, प्रोटीन स्टोर किस में होता है, जब पाचन हो जाता है तो प्रोटीन स्टोर होता है एमिनो एसिड के रूप में, और 3 ही चीज़ों का पाचन होता है, मैं कई बार बताता हूँ। उसके बाद हाँ, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को कहें तो कार्बोहाइड्रेट किस में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो वसा देखिए ग्लिसरीन के रूप में, है ना। ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर में वसा किस अवस्था में एब्जॉर्ब की जाती है या स्टोर की जाती है ना, एकत्रित की जाती है। तो ग्लिसरीन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट जो है आमतौर पे पहले क्या बनाता है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, है ना, इस तरीके से। तो ग्लाइकोजन के रूप में इसमें आमतौर पे ग्लूकोज से कन्वर्ट होकर के जाके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है, एमिनो एसिड के रूप में। तो इस हिसाब से इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी एक प्रोटीन बनने में 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। एक प्रोटीन टूटने पर 20 एमिनो एसिड बनता है। दोनों में से कोई भी आप शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एंजाइम का मूल रूप से एंजाइम जो होता है वो क्या होता है। तो एंजाइम देखिए, एंजाइम मूल रूप से हम बॉडी के अंदर देखते हैं जो हमारी ग्रंथियां हैं, चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो, बहिःस्रावी ग्रंथियां हो, वो आमतौर पे जूस, हार्मोन्स, एंजाइम्स यही सिक्रीशन करती हैं। तो एक्चुअली एंजाइम होता क्या है, उसका मूल रूप क्या है। तो जो प्रोटीन होता है वही एंजाइम होता है। समझ में आ रही बात, है ना। जो प्रोटीन होता है वही एंजाइम होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट ये जानते हैं, एनर्जी, त्वरित ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट ही है। खिलाड़ी को जो है तुरंत एनर्जी देना हो तो कार्बोहाइड्रेट ही देते हैं, है ना। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट ही होती हैं। और एमिनो एसिड तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है, और लिपिड वसा है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा जो है जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है, और कैसा थोड़ा एबुलर टाइप का है, चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं ऐसे ही। तो अल्फा केराटिन जो है एक प्रोटीन का ही रूप है, लेकिन वो कहाँ रहता है, त्वचा में रहता है, अंडों में रहता है, रक्त में रहता है, किस में रहता है। तो जो अल्फा केराटिन है वो त्वचा में पाया जाता है। ये प्रोटीन जो है
त्वचा में पाई जाती है। वैसे त्वचा का जो काला रंग होता है वो हार्मोन्स जो सिक्रीशन होता है वो मेलेनिन होती है, ठीक है। लेकिन त्वचा में अल्फा केरोटीन, अब देखिए सिर्फ केराटिन है, ठीक है, अल्फा केराटिन, अगर हम कैरोटीन कहें तो कैरोटीन प्रोटीन जो है वो आमतौर पे हम बात करते हैं कि गाय का दूध जो है उसका रंग पीला कैसे क्यों होता है, क्योंकि उस गाय के दूध में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, समझ रहे ना। और जो भैंस का दूध होता है जो वाइट होता है आमतौर पे, तो उसमें कैप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ठीक है, इसकी चर्चा अब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है, तो काफ़ी मात्रा में होता है सोयाबीन में प्रोटीन, और ये जो है 42% प्रोटीन पाया जाता है, 42%, ठीक है। सोयाबीन में 42% और लगभग 20 से 22, आप कभी कभार 20 से 22%, 20 से 25 के बीच में उसमें फैट पाया जाता है, यानी कि वसा, है ना, बाकी अन्य चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा नंबर्स की बात है तो बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में पाया जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए। सर्वाधिक जो है ऊर्जा पाया जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, वसा में, विटामिन्स में। देखिए ये सहायक होता है, विटामिन जो होता है सहायक होता है, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट कर दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चे। तीन ही ऊर्जा के तीन ही सोर्सेज हैं। देखिए ये दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये विकास और वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब शरीर की कोशिकाएं जो बढ़ेंगी, है ना, कोई व्यक्ति लंबा होगा, है ना, और फिटनेस ठीक ठाक होगी, और मस्तिष्क का भी विकास होगा, प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है। वसा स्टोरेज एनर्जी के रूप में रहता है, ज़्यादा होता है तो फैट निकल आता है, नुकसान भी होता है उसका। और वसा का अपना काम है चोटों से बचाना, समझना, चोट से, आघात से बचाता है, ठंड से बचाने का काम करता है, और स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम करता ही करता है। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो ऊँट होता है, अब चूँकि आप लोग अग्निवीर से संबंध रखते हैं तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि ऊँट को कई दिनों तक, कई लगभग महीनों या 2 हफ्तों 3 हफ्तों तक, वैसे 15 दिन तक जल लगभग जो है वो पानी नहीं पीता है, ठीक है, काफ़ी दिनों तक वो पानी नहीं पीता है, तो कैसे काम चलाता है, तो उसका जो कुबड़ होता है ना उसमें फैट ही होता है। तो फैट आमतौर पे क्या होता है, स्टोरेज एनर्जी होती है जो ज़रूरत पड़ने पे काम में आती है ना। तो फिलहाल हम देखते हैं कौन सा आंसर होगा, तो मैं सारा डेटा इसको देख रहा हूँ। देखिए फिलहाल इसका करेक्ट आंसर तो वसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी का हम देखते हैं ऊर्जा होती है। प्रोटीन में दोनों लगभग सेम टू सेम बराबर रहते हैं, तो प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें प्रोटीन का अपना लाभ है, अभी चलिए वसा को पहले बता देना है। वसा का क्या हो जाता है, 9 किलो कैलोरी, ठीक है, 9 किलो कैलोरी जो है 1 ग्राम में, तो देखिए लगभग इन लोगों से 2 गुना से भी अधिक है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वसा। प्रोटीन जो है, जैसे किसी को बॉडी सॉडी बनानी है ना, तो आमतौर पे क्या करेगा, प्रोटीन का वो सेवन करें, क्योंकि ये आमतौर पे आपके शारीरिक विकास और मानसिक विकास में इस्तेमाल किया जाने वाला ऊर्जा है। दैनिक जब मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, वो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी अल्प मात्रा में हो, बॉडी के अंदर ना हो, जैसे कई बार लोग फास्ट रहते हैं, कुछ परिस्थितियों में बिना खाए पिए रहते हैं, तो वसा काम में आता है। क्लियर, तो आई होप समझ गए होंगे, ये डेटा क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यौगिक के कौन सा है, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है, तो आहार कारक सहायक, अभी थोड़ी देर में पहले बता रहा था कि कौन सा होता है। देखिए वसा, प्रोटीन और हार्मोन्स तो दे रखा है, बेमतलब का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता, तो ये तो तीनों मुख्य आहार हैं, लेकिन विटामिन जो है वो आमतौर पे हम कहेंगे सहायक आहार के रूप में होती है, और विटामिन का पाचन नहीं होता है, उनकी वो जो बॉडी के अंदर जब उनका कंजप्शन होता है तो बहुत सारे रोगों से
आमतौर पे हम देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग, देखते हैं ना। तो जितनी भी विटामिन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिरक्षी होती हैं, है ना। और जिनमें सर्वाधिक विटामिन ए, फिर सी, ऐसे अन्य प्रकार की अपने अपने काम है, लेकिन सर्वाधिक प्रतिरक्षों में इनका नंबर आ जाता है। तो ये सहायक आहार के रूप में होते हैं, कौन? विटामिन्स, है ना। विटामिन के संबंध में लुनिन नाम आता है ना, जो खोज की थी, फंक ने नामकरण किया था। तो कभी इसकी चर्चा हम लोग डिटेल्स में करेंगे। अभी डिटेल्स का कोई क्लास नहीं देख रहे हैं हम लोग अभी सिर्फ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो डिटेल्स का क्लास देखेंगे तो वो अलग ही उसका आनंद रहेगा। फिलहाल इसका भी अपना मज़ा है। किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, कई बार उठाया जाता है। तो विटामिन को मैं पहले भी कवर करा चुका हूँ, फिर से मैं चाहूँगा याद हो जाए आपको। तो सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, कौन सी ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो वो है साइटोक्लोबोबिन। इसमें देखिए कोई है साइटोक्लोबोबिन जी, ये वाली। इसका रासायनिक या वैज्ञानिक नाम साइटोक्लोबोबिन है, ठीक है ना। और मैं इसको B1, B3, B2, B3, B6, B12, है ना, इन सबको कराया था। जैसे इसका पैनोथेनिक एसिड हो जाता है B3 का नाम रासायनिक, स्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम। और विटामिन के तो इसका क्या हो जाता है? नेप्टोक्विनॉन, या कई बार नेप्टोक्लोबोमिन लिखा होता है। तो विटामिन के का कमी से क्या क्या रोग हो जाता है? तो विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता या स्कंदन नहीं होता है ना, स्कंदन नहीं होता है, थक्का नहीं जमता है, समझ रहे ना, ये कमी हो जाती है। विटामिन सी, ये एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, सभी खट्टे फलों में पाया जाएगा। और स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, समझ रहे ना। और ये प्रतिरक्षा के लिए भी बड़ी जो है और जिम्मेदार है। विटामिन सी से, अब विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षा में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन विटामिन सी की कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर जो अगर कहीं चोट लग जाए तो जल्दी घाव भी नहीं भरता है, समझ रहे ना। तो अगर किसी को चोट है, लंबे समय तक का जो है घाव बना हुआ है, सही नहीं हो रहा, तो कोशिश करें विटामिन। और विटामिन सी जो है ऐसा नहीं कि बॉडी के अंदर और ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, ऐसा कुछ नहीं। एक तो ये क्या है, वसा में पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील कौन कौन से हो जाते हैं? BCH। आप कहेंगे H जो है ना वो B3 का ही रूप होता है, तो BCH जो है जल में घुलनशील विटामिन हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बची हुई सारे के सारे वसा में, मतलब A, उसके बाद B चला गया, D, फिर E, फिर K, है ना। ये सभी विटामिन्स इसमें वसा में घुलनशील रहेंगी, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और मैं इसी प्रैक्टिस टेस्ट में एक बार किसी वीडियो में पूरा जो है विटामिन्स को ख़त्म कर दिया था, तो मैं चाहूँगा इसमें ना करूँ, है ना, क्योंकि बहुत अधिक समय खर्च हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और चैनल के साथ आप लोग लगातार बने रहें, आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में भी, ठीक है। और जब आप लोग फीडबैक देंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा काम करने में। तो कौन सी विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? देखिए कई बार से मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए विटामिन, इसमें विकल्पों में अगर आएगा तो सर्वाधिक हम वैल्यू देंगे विटामिन ए को, है ना। विटामिन सी भी है। वैसे सभी विटामिन तो हैं प्रतिरक्षा के लिए ही, मतलब बीमारियों से तो बचाती हैं। अगर उनकी कमी हो जाती है हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा, हालांकि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है ना, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है। तो विटामिन ई सर्वाधिक हो जाएगा, विटामिन ए। फिर सी की वैल्यू आती है, सी अन्य चीज़ों के लिए, जो खांसी जुकाम बुखार इत्यादि के लिए भी हम देखेंगे तो लाभप्रद होता है। विटामिन सी की गोलियाँ ले लीजिए, है ना। तो सामान्यतः इन चीज़ों से हम निजात पा लेते हैं। और इन सब की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर फिलहाल तुलनात्मक रूप से हमारा आंसर क्या होएगा? विटामिन ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? हृदय की धड़कन, है ना, जो हार्ट पंपिंग करता है, उसको जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन लाना, है ना, नियंत्रित करना, कंट्रोल रखना, इनमें से कौन करता है? तो देखिए तीन ही विकल्प है वैसे इसमें, सोडियम, लोहा, पोटेशियम। तो आंसर इसका करेक्ट तो हो जाएगा पोटेशियम, है ना, के, पोटेशियम, ठीक है। सोडियम जो है, सोडियम आप जानते हैं ये एक ऐसा धातु है या तत्व है
जो कमरे के तापमान पर आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, लोहा फेरस जानते ही हैं, 26 नंबर पे आता है ये। ठीक है, तो लोहा का अपना बॉडी के अंदर अपना खुद का रोल है ना। हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन में पाया जाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में जिम्मेदार होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसकी वजह से लाल रंग का जो रक्त है आरबीसी का रंग लाल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा। पोटेशियम ध्यान रखेंगे, कोबाल्ट का क्वेश्चन, विटामिन B12 वो ध्यान रखेंगे। तो हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो कारक है या जो तत्व है, एलिमेंट्स है, वो पोटेशियम है। ठीक है, बाकी इनसे बात अब देखिए, लोहा जो है जहाँ पे आमतौर पे फेरस में कई बार जंग का फार्मूला पूछ लेगा, तो उसमें क्या कर लेंगे, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, Fe2O फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो जिसकी वजह से मंगल ग्रह का रंग लाल है ना। और चलिए इसको देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्या है। अब देखिए, ऐसे आमतौर पे पढ़ लिख के सरसरी नजर से जाएंगे या भूल जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको याद हो जाए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, जब खाद्य है, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तो देखिए लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, ये थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नाम है। लेकिन मैसूर मतलब खाद्यान्नों में एक मसूर होती है दाल, है ना, मसूर। तो मसूर से आप ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है ना। तो मैसूर, ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, क्लियर, मैसूर, ये याद हो जाएगा आपको। लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हैं, शुगर कैन से संबंधित चीज़ें हैं ना, शुगर कैन इंस्टीट्यूट है और पेलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट, बहुत सारी चीज़ें हैं लखनऊ में, बहुत सारी चीज़ों का मुख्यालय है। मुंबई जितने भी फाइनेंशियल जैसे बैंकिंग सेक्टर्स है ना, हमारे RBI, सभी मुंबई में ही इनका मुख्यालय है, SBI हो, RBI हो, सभी का। ठीक है, तो इनको हम लोग कभी ध्यानपूर्वक बाद में देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कब अवस्थित हुए। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट में चल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे बस थोड़ा थोड़ा जानते हुए चले जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समापन की ओर ले चलते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो निसंदेह लाइक वगैरह किया करिए, है ना, जिससे आप मुझे मोटिवेशन मिल सकेगा। और कमेंट करिए कैसा लगा, जिससे और कुछ चीज़ें आप जो है अपना साझा कर सकते हैं, अपनी राय। ठीक है, और चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।